हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए सिविक्स सब्जेक्ट का जो हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर वीडियो होगा, यानी कि फाइनली ये जो चैप्टर है हमारा ये हो जाएगा टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे फीचर्स है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार अलग अलग यहाँ पे लाइक फेडरलिज्म सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें दो टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। यूनियन गवर्नमेंट एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। उनके क्या क्या रोल्स होते हैं, क्या क्या पावर्स होते हैं। फिर हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं और यूनियन टेरिटरीज को कौन सी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनके क्या पावर्स होते हैं। फिर जुडिशियरी पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये सब हमने देख लिया था। और आज आखिरी लेक्चर है, इसमें एक ही बचा हुआ टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जिसका नाम है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है ना, अमेंडमेंट यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो किस प्रकार ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चल रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें, जो हाउसेस होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें मेंबर्स कैसे प्रोसेस वगैरह होता है, ये हम लोग आज इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस हम जानेंगे इस चीज का। तो ध्यान से देख लेना वीडियो को, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि अगर बात करें कि सबसे पहले हमें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत होती है। जैसे कि हर गवर्नमेंट जब आती है, हर सरकार जब बनता है, तो उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। अमेंडमेंट का सिंपल मीनिंग होता है चेंज करना, ठीक है ना, चेंजेस लाना। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आपको पता है 1950 में लिखा गया था डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था और आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 100% सेम है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस आए हैं, और ये क्यों आए हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जब गवर्नमेंट होती है वो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नए नए लाते रहते हैं। नया नया नियम कानून तो बनता ही रहता है ना, हर साल, हर 2 साल पे, या फिर हो सकता है कि फटाफट भी बन जाता है। तो डिपेंड करता है कितना जल्दी वो जो बिल है वो पास हो रहा है, कितना जल्दी नहीं पास हो रहा है, बाकी लोग उससे सहमत है या फिर नहीं है, ये सब चीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स और अमेंडमेंट उसके अंदर रहे होंगे, आर्टिकल्स रहे होंगे, हो सकता है कुछ आर्टिकल्स चेंज हो गए और कुछ आर्टिकल्स वैसे के वैसे ही है। तो बहुत सारे जो अमेंडमेंट होते हैं वो करने की जरूरत होती है, चेंजेस जो है वो करने की जरूरत होती है, और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान यहां पे अपडेट करने की जरूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसमें ये सब चीज किया हुआ है। तो नॉर्मली अगर बात करें कि कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट होता है तो ये एक खतरा भी हो सकता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कुछ रूल बना हुआ है, ठीक है ना, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी बना हुआ है, पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि राइट टू इक्वालिटी है, यानी सबको एकता का अधिकार है, सबको हक है। तो अगर बाई चांस कोई नई गवर्नमेंट आई एंड उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो राइट टू इक्वालिटी है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, तो ऐसा हो पाएगा क्या? अगर होता पहली बात तो हो नहीं पाएगा, एंड बाई चांस अगर होता भी है दोस्तों, तो ट्रस्ट मी, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी पूरे के पूरे कंट्री में। दंगे फसाद हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी हो सकता है, एंड बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी खतरनाक सिचुएशन हमारे देश में पैदा हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए इसका प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो प्रोसीजर है कि किस प्रकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी चीज के अंदर अमेंडमेंट करना है या फिर चेंजेस करना है, जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस लिखा हुआ है। यानी कि खुद जब बाबा साहेब अंबेडकर ने जब बनाया, तो यार एक बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैं तो मानता हूं दुनिया का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे रूल्स ऐसे बनाए। एक रूल तो ऐसा भी है कि अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए भी आपको एक सर्टेन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी इनस्टेबिलिटी जो है वो ना क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो जो प्रोसीजर होगा अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा और बहुत ज्यादा यूनिक होगा। एंड साथ ही में ज्यादा से ज्यादा स्कोप इस प्रकार दिया जाएगा कि ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि जो भी चेंजेस करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब फॉर एग्जांपल आपका पहले से कुछ आर्टिकल है, पहले से कुछ रूल्स है, उसके जगह पे आप नया रूल्स ला रहे हो तो वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो अभी आप ला सकते हो। इस प्रकार का बहुत सारी चीजें करने लगे, और ये प्रोसीजर जो होगा काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, यानी बहुत ही आराम से लोग इसको चेंज कर सकते हैं, और साथ ही में ये जो भी चेंजेस होगा उसको इजीली लागू भी किया जा सके। ये सभी चेंजेस किसमें आ जाएगा, आपके अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है?
तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा साधारण सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा आप पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक। एंड एक और छोटा सा टॉपिक रह गया जिसको हम लोग बोलते हैं लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये एग्जैक्टली है क्या, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, ये बार बार मैंने ये वर्ड जो है ना जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले बात करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले होता क्या है। देखो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि हर 5 साल में, हर 5 ईयर्स में क्या होता है, हमारा जनरल इलेक्शंस होता है। ठीक है ना, जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय जनरल इलेक्शंस? वोटिंग होता है यार, इन शॉर्ट वोटिंग होता है। इसलिए होता है कि जब एक सरकार 5 साल काम कर लेती है तो उसका टाइम खत्म हो जाता है, अब उसके बाद वापस से वोटिंग करवाते हैं ताकि आम जनता, हम जैसे, आप जैसे लोग जो 18 साल के ऊपर हो चुके हैं, वो वोट करें अपनी अपनी फेवरेट पार्टी को। पता है ना, पार्टीज होते हैं बहुत सारे, बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, शिवसेना होती है, एनसीपी होती है, देयर आर सो मेनी अदर पार्टीज ऑल्सो, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो इतनी सारी पार्टीज हैं हमारे देश के अंदर। तो अगर हम जैसे लोग, यानी हम जैसे आम जनता जो है, हम आम नागरिक है, हम लोग कोई नेता तो है नहीं, और नेता लोग भी वोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग ही वोट कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी एक सिटीजन है ना कंट्री के। देखो आपको पता होना चाहिए कि खुद के लिए भी हम खुद वोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पॉलिटिकल लीडर हूं, मैं वोट के लिए खड़ा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं अपने लिए भी वोट डाल सकता हूं खुद जाके, मेरा भी एक वोट काउंट हो जाएगा, ऐसा भी है। ठीक है, तो चलो वो सब बात बाद में है, लेकिन मैं बता रहा था आपको कि 5 ईयर्स के बाद जनरल इलेक्शंस करवाया जाता है और वो इलेक्शंस में वोटिंग करवाते हैं। ठीक है, तो वोटिंग जो करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इनके हाथ में होती है, जिसको हम लोग ईसीआई बोलते हैं शॉर्टकट तरीके से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये होता क्या है, करता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि यार, जब आपने देखा भी होगा, आपके फादर या मदर, आपके बड़े भाई बहन अगर होंगे, उन्होंने कभी वोट दिया होगा जाके, तो उनको पूछना कभी क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर जगह पे एक बूथ कैंप लगवाया जाता है। ठीक है ना, बूथ लगवाया जाता है और उसमें हम जाके वोट करते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, हम सीधा बटन दबाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपका लोगो होता है, लोगो मतलब जैसे बीजेपी है तो उसका कमल है और कांग्रेस का पंजा है, हाथ, ऐसा इस हिसाब से तो वो लोगो होता है, लिखा भी होता है वहां पे, आप बटन दबाओगे तो वो वोट उनको चला जाता है। पहले के जमाने में क्या होता था, नॉर्मली एक चिट्ठी होती थी, बैलेट पेपर जिसको बोलते थे, चिट्ठी में लिखा हुआ रहता था, वो हम लोग डालते थे, पोस्ट बॉक्स जैसा डालते ना, चिट्ठी डालते थे। ठीक है ना, बाद में उसके बाद हमारे फिंगर के ऊपर, ये नेल्स के ऊपर एक इंक लगाया जाता है, इससे ये पता चलता है कि हमने वोट दे दिया है। तो ये जो काम करता है, ये कौन करता है, गवर्नमेंट करती है क्या? नहीं। तो गवर्नमेंट के पास खुद को टाइम नहीं है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस टाइम पे भी गवर्नमेंट का ये है कि लास्ट टाइम चल रहा है, तो ये सब चीज गवर्नमेंट नहीं करती, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है और ये सालों साल चलता रहता है, और वही डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी का काम होता है दोस्तों कि इलेक्शंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, क्योंकि इलेक्शंस करवाना ये कोई बच्चों वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब इलेक्शंस हम वोट करने जाते हैं नॉर्मल सिटीजन के तौर पे भी, तो बहुत सारे लोग मिलेंगे, वो बोलेगा कि नहीं मेरे को ये पार्टी पसंद है, ये बोलेगा कि नहीं मुझे ये पार्टी पसंद है, तो हो सकता है दंगे फसाद हो जाए, हुआ भी है, डेथ भी हुई है, बहुत सारी डेथ हो जाती है, बहुत सारी मारापीटी हो जाती है, दंगे फसाद, आंदोलन, ये ना वो दुनिया भर की चीजें हो जाती है दोस्तों। इसीलिए उस चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि विद द हेल्प ऑफ सम पुलिस, ऑब्वियसली पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि समझ लो कि अगर मुंबई है तो मुंबई में एक पर्टिकुलर जगह पे बूथ कैंप लगा हुआ है जहां पे जाके वोट करना है, तो वहां पे अगर पुलिस नहीं होगी तो लोग डरेंगे ही नहीं ना, क्योंकि अगर पुलिस नहीं होगी तो लोग कैसे भी आके छीना झपटी करके जबरदस्ती, तू बंदूक दिखा के, तू इसको वोट कर, तू इसको वोट कर, तो डर के मारे कोई भी वोट करेगा, तो वैसा ना हो, मतलब फेयर इलेक्शन हो। इन शॉर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि फेयर इलेक्शन करवाना, मतलब एकदम साधारण तरीके से और एकदम सच्चाई से, कोई भी चीटिंग ना हो इलेक्शन में, इस प्रकार वोट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होती है। ये भी होता है, साथ ही में फिर उसके बाद वोट्स को काउंट करना, उसका रिजल्ट अनाउंस करना, ये सभी चीज भी इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। एंड साथ ही में इनके पास एक अथॉरिटी भी होती है कि अगर बाई चांस उनको लगता है कि कुछ चीटिंग हो रही है, तो वो जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है उसकी कैंडिडेचर को, यानी कि उसकी जो वो जब इलेक्शंस में खड़ा होता है तो उसकी मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है, इतना पावर होता है इनके हाथ में। और ये नॉर्मली किसकी हेल्प लेते हैं, पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं। और साथ ही में इनके साथ काम करने के लिए, जैसे हम लोग वोट करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वहां पे बैठे होते हैं, वो सब क्या होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, नॉर्मली गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा, तो वो लोग वोटिंग के लिए हेल्प करते हैं इन डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट काफी छोटा डिपार्टमेंट है और इसमें लोग जो है वो कोई अलग से काम नहीं करते, इसमें सिर्फ 2-4 लोग ही मेन होते हैं, मतलब 2-4 नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ ही लोग मेन होते हैं। और इसमें सबसे मेन होता है इलेक्शन कमिश्नर, अगर आपने सुना होगा ये वर्ड, इलेक्शन कमिश्नर।
जैसे एक पुलिस कमिश्नर होता है, आप जानते होंगे, जैसे एक पुलिस कमिश्नर होता है वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि इस काम को प्रॉपरली तरीके से करवाते हैं। फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके हाथ में होना चाहिए, और इसी चीज को कहा जाता है दोस्तों इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इसके लिए बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर्स में हमने बहुत सारी चीजें ऐसे ही पढ़ ली, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब और भी हमारे जो न्यू न्यू चैप्टर्स आएंगे, अभी तो सिविक्स हमारा चल रहा है, तो अभी तो तीसरा चैप्टर खत्म हुआ है ना हमारा, ठीक है ना। तो वैसे और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, फिर आप हिस्ट्री भी पढ़ोगे और आगे जाके स्टैंडर्ड में जाओगे, 8 में जाओगे, 9 में जाओगे, तो और भी ऐसे मजेदार चीजें आपको पता चलना लगेगा। ठीक है, तो बस दोस्तों यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने बोला आपको कि क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, चेंजेस कैसे ला सकते हो, क्या क्या प्रोसीजर होता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, ये लोग कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। एंड दोस्तों आपको बता दूं, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम चैप्टर नंबर 3 फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होता है टोटली 100% कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है चैप्टर, पसंद आया है, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड दोस्तों, रिलेटिव्स को शेयर करके बताओ कि कितना बेहतरीन चैप्टर और सर ने कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो फटाफट से शेयर करो। स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करने की जरूरत है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और अच्छे से अच्छे कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करके अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, तो शेयर कर देना। एंड साथ ही में चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के रेगुलर हर सब्जेक्ट के वीडियोस के लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।